तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आज सबसे पहले शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं इनका, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं तो वो डिस्कस करेंगे इन दी एंड। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें मालूम होंगी कि ईच एंड एवरी बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ एटम। हर चीज़ एटम से बनी है। और एटम किन से बना है? एटम कंप्राइजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर मान लो ये कोई एटम है, ठीक, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक, एंड उसके अराउंड रिवॉल्व करता है विच इज़ इलेक्ट्रॉन। तो दो चीज़ें, ईदर वी लूज इलेक्ट्रॉन और वी गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, अगर अपन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और अगर अपन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम है। तो चार्ज किससे डेवलप हो रहा है ये ध्यान रखना। अंदर देखो यहाँ पे प्रोटॉन भी होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन भी होता है, बट प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है, प्रोटॉन का गिव एंड टेक, प्रोटॉन का लूज एंड गेन नहीं हो रहा होता है, ठीक। तो अपन लूज क्या करते हैं और गेन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपका जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है वही हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग फॉलो करते हुए अब ये सब चीज़ें देखते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहली डेफिनेशन है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या समझते हैं। इनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा, ये भी देखना, ठीक है। तो ये देखो, तो ये अपना, चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, ठीक। ये तो हम लोग ने बचपन में पढ़ा था जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, द चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी बॉडी है, ठीक, और उसमें अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, तो वो कोई भी रैंडम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये समझो, कोई भी बॉडी है, अगर मान लो ये बॉडी है और हम लोग कह रहे हैं इस बॉडी पे क्यू चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, सो क्यू की वैल्यू कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। इट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहा जाता है। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू अपने को पता है, ये होती है, ठीक है। तो ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक। सो तो अगर कोई बॉडी पे चार्ज है, ठीक है, तो अगर कोई बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, इट विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स Q equals NE, Q equals NE, where N is an integer. तो अगर E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो कोई भी चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा किसी बॉडी पे, तो इसका मल्टीपल हो सकता है, ठीक। तो चार्ज कैन बी, अगर इसको मैं और सही तरीके से लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्लस माइनस NE। इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n इक्वल्स -1, -2, -3 और 1, 2, 3 कुछ भी, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, इनकी वैल्यू, एन तो इंटीजर है भाई। तो इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का, इस चैप्टर का। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। कैसे? कि आपको मान लो कोई बॉडी दे दी गई, आपको कह दिया गया अ बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज। मान लो अ बॉडी हैज, मान लो क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज 6.4 इंटू, इसको हटाओ भाई, हटो, हाँ जी, अ बॉडी हैज 6.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज। अब फिर अगली स्टेटमेंट लिख दी, कैन दिस चार्ज एग्जिस्ट ऑन दिस बॉडी, कैन दिस चार्ज, फ्रेमिंग थोड़ी सी अलग सी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेमिंग जरूरी नहीं एग्जैक्ट ऐसी हो क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है ये जो अगर चार्ज है बॉडी पे, अगर हम बोल लें कि अगर हम बॉडी पे इतना चार्ज देंगे 6.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम,
तो क्या ये चार्ज एक्चुअल में एग्जिस्ट कर सकता है बॉडी पे कि नहीं? तो इसका देखो आंसर कैसे निकाल सकते हो। ये आपको Q की वैल्यू दे दी गई, ये आपको Q की वैल्यू दे दी गई, आपको E की वैल्यू पता है, E की वैल्यू ये होती है। अब आपको N निकालना है, समझ रहे हो कि आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी चार्ज तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो इंटीग्रल मल्टीपल में हो। अगर फ्रैक्शनल मल्टीपल हुआ, मतलब मान लो ये जो n की वैल्यू है इंटीजर ना आके कोई फ्रैक्शन या डेसिमल आ रही है, तो आपका वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यही मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि कोई भी रैंडम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होती है, और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल चल रही होती है। या तो +1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, तो यानी इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चल रहा है, कोई रैंडम वैल्यू नहीं आ सकता आपका। अगर आप चाहो आपका कुछ ऐसे आ जाए कि 4.5e, ये अगर आ जाए तो ये गलत है। इस तरीके से कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपको पूछा जाए कि ये चार्ज इस बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, तो क्या करना, जो भी चार्ज दिया हो Q की जगह पे उस चार्ज को रख देना। ठीक, ये चार्ज आपको दिया है, आपको कह रहा है ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, तो आपने Q की जगह पे ये लिखा। E की वैल्यू आपको पता है, अब यहां से N की वैल्यू निकाल लो। ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, Q इक्वल्स NE और N की वैल्यू निकाल लो। तो Q इक्वल्स NE होता है, ठीक, E को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा, तो Q अपॉन E हो जाएगा इक्वल्स N। तो Q अपॉन E क्या होगा, इसको अगर हटाएं तो Q हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये 10 टू द पावर -19 कट जाएगा और 1.6 से 6.4 कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी जो n की वैल्यू है वो आ रही है 4, n इक्वल्स आ रहा है 4। तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू क्या आ रही है कि इंटीजर आ रही है, तो भाई साहब ये एक चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मान लो कोई ऐसी वैल्यू होती है कि n फ्रैक्शन में आ रहा होता है, डेसिमल में आ रहा होता, तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका आंसर नो होता। इस टाइप के MCQs आ सकते हैं, तो इसीलिए इसको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है कूलम्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी है अपना कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ आपकी मेन, आपकी जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे बेसिक चीज़ है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो कोई भी घर बनता है तो भाई उसका फाउंडेशन पहले लगता है, उसकी नींव पहले लगाई जाती है। तो ये नींव है, ये फाउंडेशन है, इसको पढ़ोगे तभी आगे कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आएंगे, वरना तो भाई झोल है, सब दिक्कत हो जाएगी। और इस पे बेस्ड MCQs ये सब बन सकते हैं। अब ये सब कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, ईजी बेसिक, तो इन पे बेस्ड आपके MCQ बहुत आराम से बन सकते हैं। कूलम्स लॉ होता क्या है? According to this law, the electrostatic force acting between 2 point stationary charges, the electrostatic force acting between 2 point stationary charges, दो छोटे छोटे stationary charges हैं, उनके बीच में जो force लग रहा है, electrostatic force, it is directly proportional to the product of their magnitudes, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, इट इज डायरेक्टली proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them. So ये हमें पता है कि कोई भी चार्जेस होते हैं उनके बीच में फोर्सेस लगता है, अट्रैक्शन का या रिपल्जन का, आपने देखा होगा। अनलाइक चार्जेस है ना, और लाइक चार्जेस के बीच में अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आपने ये सब चीज़ें तो पढ़ी हैं 9th-10th में, बचपन में जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे तब ये सब चीज़ें पढ़ते थे। अब इसको और डिटेल में पढ़ रहे हो, बस फर्क कितना है। तो यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दो चार्जेस में, आपके पास दो चार्जेस हैं। पहला चार्ज है आपके पास Q1, दूसरा चार्ज है आपके पास Q2। ठीक, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ये बताता है अपना कूलम्स लॉ। ठीक, तो ये देखो, कूलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये जो चार्जेस है इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करो तो यू कैन राइट इट एज Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। और इसको जब हमें पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा f इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कूलम्स लॉ का सबसे बेसिक फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें पता है कि जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है, तो 1/4πε0 इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट 1/4πε0। 1/4πε0 की जो वैल्यू है इट इज 9 × 10⁹ हाँ जी, तो ये इसकी वैल्यू है, ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। फिर इसमें ये जो आपका जो फैक्टर आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है भाई, ये कुछ नई चीज आ गई। तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को अगर आप के दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो फ्री स्पेस को आप कह सकते हो वैक्यूम, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये जो हमारे चार्जेस रखे गए हैं ये वैक्यूम में बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें वैक्यूम में चल रही हैं। आपकी यहाँ पे मीडियम में कोई बात नहीं हो रही, पानी, तेल, ग्लास, इसमें कोई बात नहीं हो रही, आपकी बात हो रही है वैक्यूम में। तो वैक्यूम में जब चार्जेस रखे गए हैं तो उनके भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला निकाला गया है कूलम्स लॉ से। तो ये चीज़ें थी, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। इसमें जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी भी कोई वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इन दोनों की यूनिट भी होती हैं, अब यूनिट तो आप इसी से निकाल सकते हो बहुत आसानी से। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है आपकी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, और इस पूरे कांस्टेंट की यूनिट होगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये सब यूनिट्स होती हैं, आपसे ये भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जा सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसकी यूनिट बताओ। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो उसमें से सही ऑप्शन क्या है, ये आपका क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये सही ऑप्शन होगा। तो ऐसे यूनिट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में, तो ये सब भी ध्यान देना होगा आपको। तो ये तो बेसिक अपनी बात हो रही थी वैक्यूम में। ये सारी कहानी जो मैंने बताई है ये है आपकी वैक्यूम में बताई है, ये वैक्यूम बताइए। अब अगर बात करी जाए कि आपके जो चार्जेस हैं, अभी कह रहे थे वैक्यूम में रखें, नाउ दे आर सेइंग कि आपके चार्जेस जो हैं वी आर कीपिंग देम इन अनदर मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर, ग्लास, एयर, कुछ भी, ठीक। तो मीडियम में रखने के बाद आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये गौर करने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। देखो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम, तो मीडियम में रखने से क्या हो जाता है, सपोज करते हैं अपने पास जो फोर्स है वो हो जाएगा एफ एम, ठीक। या फिर इसको मैं पहले लिख देता हूं आपको, फोर्स इन वैक्यूम। इन वैक्यूम हम लोग का क्या फोर्स आ रहा था, वैक्यूम में इट वाज एफ इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना आ रहा था, इट वाज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन व्हेन द चार्जेस वर प्लेस्ड इन वैक्यूम। अब यहाँ पे हेडिंग है व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, इन मीडियम। एफ एम ले रहे हैं इसको, तो इट विल बी 1/4π, गौर करना एप्सिलॉन, फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है अभी समझ में आ जाएगा आसानी से। 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बाकी और किसी चीज में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये एप्सिलॉन में चेंज आया है। ये एप्सिलॉन में क्या चेंज आया है ये गौर करना। हियर एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो यहाँ पे जो आपकी नई चीज आई है के, ये के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, ये आपकी और डिटेल में आप समझोगे अपर क्लासेस में,
इसके बारे में और डिटेल में अगर आप देखोगे तो अभी आपके 12th में होता था, पर अब वो हट चुका है सिलेबस से। तो इतना समझ लेना कि हर एक मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इतना समझ लो। कोई चाहे वो कोई भी मीडियम हो, एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, कुछ भी, तो हर एक मीडियम का अपना एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका एक और नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसके ये एक और नाम है, ठीक। तो अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो बस आपका, अगर आप चार्जेस आप मीडियम में रखते हो तो सिर्फ एक छोटा सा फर्क आता है आपके फोर्स में, विच इज गिवन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। तो अगर आपने वैक्यूम में चार्जेस रखे तो उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, बट अगर आपने फिर किसी मीडियम में रख दिए चार्जेस तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और वो चेंज किसकी वजह से आएगा? दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। कि पहले तो आपका सिर्फ एप्सिलॉन नॉट था, पर अब आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ के भी मल्टीप्लाई हो गया है। तो अगर आप अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हो तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन की जगह पे मैंने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन देखो और ये एक्सप्रेशन देखो, क्या फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क है, खुद गौर कर रहे होगे। Here, when the charges were placed in vacuum, the force was 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. But when the charges were placed in medium, the force was 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square. तो पूरा फॉर्मूला सेम है एक्सेप्ट फॉर दिस, ठीक है। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक और मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लब हो जाता है, ठीक। तो ये मीडियम में होता है। तो हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ अलग होता है। और ये भी समझ लो आप, जो k की वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर एयर दिस k इज नियरली इक्वल टू 1, ठीक है। तो एयर के लिए आपका k की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 है, तो एयर के लिए आपका जो ये वाला फॉर्मूला है वो होल्ड करता है, ट्रू, ठीक। इट इज ट्रू फॉर एयर ऑल्सो, कि अगर आपके एयर में चार्जेस रखे हैं तो ये फॉर्मूला भी काम कर जाएगा, क्योंकि भाई आपका जो k की वैल्यू है 1 होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 1 लिखा भी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ ठीक, हाँ। तो ये सब चीज़ें थी, ये सब अगर आपके चार्जेस मीडियम में रखे जाएं तो ये खेल होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। k को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। अब एक चीज़ और गौर करना, इसको और इसको क्या करना है देखना। इसको कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा यहाँ से हटा दें, थोड़ी सी जगह बना दें। तो ये कुछ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपकी ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा F अपॉन एफ एम, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ये आपका आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वो के तो के आ जाएगा ऊपर, ठीक। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, तो रिलेटिव परमिटिविटी आपका रेशियो है, एक तरह से कांस्टेंट है, रेशियो है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो अगर आपको मान लो डिफाइन, अगर पहले तो डिफाइन वाले क्वेश्चन आते थे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप ऐसे लिखते थे, द रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the charges placed at distance r in vacuum to the electrostatic force between the same charges placed at same distance in medium। यानी कि k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, सिर्फ एक रेशियो है, रेशियो ऑफ आपका जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम में रखा हो टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। तो इन दोनों का बस एक रेशियो है, ठीक। तो इस तरीके से ये भी आपका लिख सकते हो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स के। ये भी एक आपकी इक्वेशन बन गई, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है,
आप जो फॉर्मूला समझ लो, जो फॉर्मूला आपको जहाँ पे अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ, इसमें आपकी ये सब चीज़ें थी। अब आप एक और चीज़ गौर करोगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब डिटेल्ड वेक्टर वाले क्वेश्चंस नहीं, बट हाँ कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज, और 4 ऑप्शन दे दिए, आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे हो सकता है। तो ये देखो, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सबसे पहले कूलम्स लॉ जो आपने अभी तक पढ़ा है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, वो देख लो। वो क्या है? F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर अपने को वेक्टर के फॉर्म में करना है, अब देखा होगा तो दो चार्जेस हैं, ठीक, Q1 Q2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ r। जो रेडियस है, ये जो रेडियस नहीं, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस के अलोंग होगा, या तो इधर की तरफ होगा या तो इधर की तरफ होगा। तो इसी डिस्टेंस के अलोंग होगा, तो आपका रेडियस के अलोंग है। अगर रेडियस, ये जो वेक्टर है रेडियस वेक्टर, इसमें हम लोग इसका यूनिट वेक्टर मान लें आर कैप, तो आपको पता है किसी भी मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वो वेक्टर मिल जाता है उस डायरेक्शन में। तो अगर आपका जो फोर्स है वो किस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है? आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो बस इसमें और कुछ काम नहीं करना है, आपको सिर्फ चुपचाप से आंखें, मुंह, नाक, कान सब खुले रख के, बंद करके नहीं, आपको चुपचाप से क्या करना है, इसमें बस एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको ये पता है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ आर, रेडियस के या जो डिस्टेंस है, जो सेपरेटेड डिस्टेंस है, उसी के अलोंग आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। सो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आपको 11th में इज्जत से आपने पढ़ा हो वेक्टर्स, चाहे फिजिक्स में, तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर इज रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखा जाता था। तो इसमें अगर ये फैक्टर को अपन नीचे भेज दें तो इट विल बी रिटन एज आर वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर इक्वल्स यूनिट वेक्टर आर। तो यूनिट वेक्टर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू, ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू अगले उसमें लिख लो। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस आर कैप को वी कैन राइट इट एज वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर को चाहे ऐसे लिख लो मॉड का साइन लगा के, या जस्ट सिंपली आर लिख लो, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, तो आपने आर स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म विल बी एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर। सो ये आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होगा। तो उसमें और कुछ नहीं करना था, बस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ी सी कहानी समझा दो, और आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो अगर आपका कूलम्स लॉ इस फॉर्म में लिखा है तो आपका वेक्टर फॉर्म में है। तो ये फॉर्म आप ध्यान से समझ लो, ताकि अगर MCQ में ऐसे आए तो आप कर बैठो। तो अब देखो, ये तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक, वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है समझो, बहुत आसानी चीज़ है, आप आराम से समझ जाओगे, कोई ऐसी कोई बहुत हैवी चीज़ नहीं है। अभी हैवी चीज़ तो आई नहीं भाई साहब, अभी हैवी चीज़ आने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये तो कोई भी डेफिनेशन पढ़ सकता है, सिंपल सी भाषा में समझो, कोई चार्ज है, ठीक, एंड द स्पेस अराउंड दैट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझ लो, ठीक। ये यहाँ का गुंडा है, ये इसका इलाका है, तो बस इसके इलाके में कोई भी आएगा तो इसको मालूम पड़ जाएगा, और बस फिर तो भाई लड़ाई होनी ही है। खैर, तो बस यही चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच व्हेन अनदर चार्ज एंटर्स एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मान लो कोई चार्ज है, यहाँ पे ये चार्ज है अपना Q, ये इसका स्पेस है, तो ये स्पेस है, और इस स्पेस के अराउंड अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर मान लो ये जो आपका Q0 चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहा है, सो इट विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लो वो ये यहाँ पे इस P पॉइंट पे
आया, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री पे जैसे ही आएगा तो भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। तो ये जो चार्ज है इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करने लगेगा। तो ये जो एक रीजन होता है अराउंड अ चार्ज, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद यहाँ से टर्म आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक स्पेस होती है, एक रीजन होती है, बट इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, है ना, इसकी कुछ वैल्यू होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ज़्यादा है, कम है, क्या है। तो ये टर्म है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द फोर्स एक्टिंग इन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी डेफिनेशन में यही है। Intensity of electric field is denoted by E and it is defined as the force, electrostatic force acting per unit charge। per unit positive charge को हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो कहीं कहीं आप ये टेस्ट चार्ज वाला टर्म यूज सुनोगे, कहीं कहीं आप सीधा सीधा यूनिट पॉजिटिव चार्ज का टर्म सुनोगे। तो Q नॉट आपको मैं स्पेसिफाई कर दूं, Q नॉट क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपका इसका एट्रीब्यूट थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ डायरेक्टली कि पहली चीज़ ये तो एक यूनिट चार्ज है, दूसरी चीज़ ये पॉजिटिव है, तो इसका नेचर भी यहाँ पे प्री डिफाइंड है। तो जब भी आपकी टेस्ट चार्ज का मेंशन हो आपको ये समझ जाने का है कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज़ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसकी जो डेफिनेशन आपकी स्टेबल जो आपकी डिफाइन करी गई है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे ही करी गई है कि अगर कोई एक चार्ज है Q, इसकी रीजन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज अगर इसके अंदर यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक, पर यूनिट दिस चार्ज, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी एंड इट इज डिनोटेड बाय इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगी, यहाँ से देखो साफ साफ पता चल रहा है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट सबकी याद रखना क्योंकि यूनिट वाले क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में फ्रेम किए जा सकते हैं बहुत आसानी से। ये तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं आपके एमसीक्यूज में फ्रेम करने के लिए कि भाई ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी मतलब कोई टर्म है, इसका यूनिट क्या होगी। तो 4 यूनिट दे दी, 3 गलत हैं, 1 सही है। तो यूनिट सबकी सही से समझ लेना, देख लेना। तो इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो बाकी ये सब चीज़ें थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, बहुत बड़ी डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक और फॉर्मूला है, ये भी डिराइव करते हैं कैसे। एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, मान लो आपका कोई चार्ज है Q, ये इसकी यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन है, मान लो ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इसका रीजन है, ठीक, पूरी मैं बना दे रहा हूँ, समझ जाना। तो यहाँ पे ये पॉइंट है मान लो आपका P, ये पॉइंट है आपका O एंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज R। सो आपका कोई टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज Q नॉट, तो आपका टेस्ट चार्ज एंटर करना चाहता है यहाँ पे। तो टेस्ट चार्ज जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे ही आपका टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे आएगा, ये जो आपका टेस्ट चार्ज है यहाँ से हट के आपका जैसे ही टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे आएगा P पॉइंट पे, इट विल बी एक्सपीरियंसिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लग रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने कूलम्स लॉ में देखा था 1/4πε0। अब 2 चार्जेस हैं, वहाँ पे Q1 Q2 होते थे, यहाँ पे Q एंड Q नॉट है, तो ये हो जाएगा Q एंड Q नॉट अपॉन R²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे निकाल लिया हमने, ठीक। अब ये बस देख लो, अब डिवाइडिंग बोथ साइड, देखो डेरिवेशन आपको मेमोराइज नहीं करनी होगी, बट हाँ समझ लोगे तो आपको एक्सप्रेशन याद रहेगा कि हाँ भाई ये एक्सप्रेशन है, ऐसे आया था। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई Q नॉट से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा F/Q नॉट इक्वल्स 1/4πε0 Q/R²।
तो अभी अभी हम लोगों ने डेफिनीशन पढ़ी थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनीशन थी, जो आपका फॉर्मूला था, वो था द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हम लोगों ने इससे पहले फॉर्मूला भी देखा था। तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई बहुत हैवी डेरिवेशन नहीं थी, बस जस्ट एक एक्सप्रेशन निकाल रहे थे, इसी का ऑल्टरनेटिव एक फॉर्मूला है। तो एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो ये एफ अपॉन क्यू नॉट को अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स 1/4πε0, एक सेकेंड, हाँ, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है? अपना चार्ज है। अब देखो Q कैन ईदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या फर्क आएगा, आपका डायरेक्शन पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये अपने बात दिमाग में बैठा लो। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में कि चार आपको क्वांटिटीज दे दी गई, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो भी आपकी कोई भी और इलेक्ट्रिक फोर्स आपको उसमें बता दिया, और आपको उसमें क्वेश्चन पूछा गया, टिक मार्क द वेक्टर क्वांटिटी इन बिलो जो भी आपकी टर्म्स हैं, ठीक है। तो आपको उनमें से चार आपके टर्म्स है, उसमें से आपको वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है उस पर टिक मारना है। 3 स्केलर दी होंगी, 1 वेक्टर दी होगी, ऐसे क्वेश्चन आ गया। या फिर इसी का उल्टा, 3 वेक्टर दी होंगी, 1 स्केलर क्वांटिटी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। ये तो भाई 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, ये तो इसमें तो कोई इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है आपका ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये कैसे डायरेक्शन निकलता है ये मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपका हाँ, तो देखो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो क्या है, आपको डायरेक्शन बताता हूँ, इसका डायरेक्शन कैसे निकालना है। डायरेक्शन बहुत आसानी से याद हो जाएगा एक बार, तो ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक्सप्रेशन समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, वेयर Q इज द चार्ज, दिस चार्ज, ठीक। ये चार्ज तो अपना फिक्स है, ये चार्ज तो अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज तो अपने को पता है। ये चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज है, ये हमेशा के लिए फिक्स है अपना। ये चार्ज जो है, ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव। तो इसी के बेसिस पे आपकी डिपेंड करेगी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर जाएगा या इधर आएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। आप कैसे करता है देखना। हाँ जी, ये आपका अभी का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद अपन लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स नहीं, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो देखो आपका ये चार्ज है Q, इस पॉइंट पे रखा है आपका P पॉइंट पे रखा है Q नॉट, ये O पॉइंट है, ये डिस्टेंस है R, ठीक है। ये Q नॉट चार्ज पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी डेफिनेशन में लिखा है Q नॉट चार्ज इज अ टेस्ट चार्ज, इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो भाई यहाँ पे क्लियर है कि ये चार्ज पॉजिटिव है। इस चार्ज का नेचर अपन को पता है। रही बात इस चार्ज का, इस चार्ज के नेचर की वजह से ही डिपेंड होगा कि आपका डायरेक्शन क्या है। सपोज करते हैं सबसे पहले ये चार्ज अपना पॉजिटिव है, सपोज करते, तो ये पॉजिटिव क्या है? दोनों लाइक चार्जेस। तो क्या होगा? रिपल्जन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो जब ये चार्ज अपना पॉजिटिव होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो अवे हो रहा है। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसका इससे रिपल्जन हो गई, ये इसको दूर करने की कोशिश करेगा। तो भाई ये सब रिपल्जन है, तो ये हो जाएगा। अब सपोज कर लो ये आपका Q चार्ज है, वही सेम P डिस्टेंस R डिस्टेंस पे रखा है, ये Q नॉट है, Q नॉट आपका पॉजिटिव है। अब अगर मान लो हम इसको मान लेते नेगेटिव होता तो क्या होता भाई? अट्रैक्टिव लगता है ना, लड़का लड़की प्यार हो गया, पर क्या कर सकते हो, जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी फिर तो। खैर, अब देखो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो ये आपका डायरेक्शन डिपेंड करता है इसके नेचर पे, ये पॉजिटिव होगा कि ये नेगेटिव होगा, तो उसी हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वेन एवर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज
electric field is away from that charge, and whenever there is a negative charge, electric field is towards the charge. तो ये चीज़ आपको अब ध्यान में रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि अब देख ली समझ ली कि कैसे आ रही है, ये सब चीज़ें थी. अब देखो MCQs, जो कि सबसे मेन चीज़ है. MCQs देखो, सबसे पहला है कि 2 point charges are kept at some distance apart when value of each charge is doubled and separation between them is halved. By what factor the force between them changes? अब क्वेश्चन समझने वाली बात है कि 2 point charges are kept at some distance apart. तो पहले इस फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग समझ लेते हैं. 2 point charges हैं, तो पहला पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2. कितने डिस्टेंस अपार्ट पे रख दिए गए? R. ठीक, तो R डिस्टेंस अपार्ट पे हमारा जो 2 point चार्जेस हैं वो रख दिए गए. तो इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ रहा होगा, हम लोग निकाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको मैं बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने के बजाय मैं इसको सीधा एक कांस्टेंट लिख ले रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ स्मॉल के. ठीक, समझ जाना स्मॉल के की वैल्यू आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, बार बार लिख नहीं रहा हूँ, समझ आना. तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो आपका जब इनिशियली जो आपका फर्स्ट लाइन है उससे आपने देख लिया कि 2 स्मॉल पॉइंट चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ R, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलेगा ये. फिर कह रहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज डबल, जो आपकी वैल्यू थी ईच चार्ज की, इट इज डबल. तो आपका जो Q1 था इट इज नाउ 2 इंटू Q1 एंड जो Q2 था इट इज नाउ 2 इंटू Q2. तो आपका जो चार्जेस हैं इनकी वैल्यू क्या कर दी? डबल कर दी गई. ईच चार्जेस की वैल्यू डबल कर दी गई. एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ्ड. जो आपका सेपरेशन था यानी R, इट इज नाउ R/2. तो सेपरेशन क्या कर दिया गया? हाफ कर दिया गया. बाई वॉट फैक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम चेंजेस. तो अब यहां पे फोर्स निकालो तो F' मान लेते हैं इसको. तो ये हो जाएगा K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब देखो Q1 Q2 नहीं है, 2Q1 एंड 2Q2 है. तो ये हो जाएगा 2Q1 2Q2, बहुत Q2 है ये. और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R स्क्वायर था पहले, अब क्या है? R/2. तो ये हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर. अब ये करोगे तो ये आ जाएगा F' इक्वल्स 4, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 2 4 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाई 4. अब ये 4 भी ऊपर आ जाएगा, तो ये 4 ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा? तो ये 4 जब ऊपर आ जाएगा तो ये 4 आपका आ जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, है ना. पहले नीचे 4 था, 4 ऊपर आ गया तो ये 16 हो गया. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. ये देखो ये खुद से सॉल्व करना तो अपने आप समझ में आएगा. ये 2 4 हो जाएगा, ये दोनों 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये जो नीचे जो 2 का स्क्वायर बन के 4 बन रहा है ये ऊपर आ जाएगा, तो इट विल बिकम 16. और ये वैल्यू अगर देखी जाए, सिर्फ इतनी वैल्यू देखो तो ये किसके बराबर? 16 को हटा के जो बचा कुचा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है? F के बराबर. तो वी कैन से दैट F' इक्वल्स 16, हमारा आ रहा था 16 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? F के बराबर. तो वी कैन राइट इट एज F' इक्वल्स 16F. तो यानी बाई वॉट फैक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम चेंजेस. तो कितना फैक्टर चेंज हो जाता है? 16 टाइम्स बढ़ जाता है. जो आपका पहले फोर्स था उससे 16 टाइम्स बढ़ जाता है आपका फोर्स. तो यानी आपका करेक्ट आंसर है 16. ऐसे निकाल सकते हो. ठीक, अब देखो मेरे को समझाने में तो देखो समझा के निकालने में टाइम लगा, पर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुम 2 मिनट में निकाल लोगे. यही चीज़ थी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, अब इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस इज डबल एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर ऑल्सो डबल, व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम. अब पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि मान लो 2 चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है R. तो पहले इनिशियली निकाल लो. इनिशियली फोर्स कितना आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको लिखने की जरूरत नहीं, K लिख लेते हैं. तो इनिशियली आपका जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक,
तो ये आपका पहले आ रहा है। अब कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल, तो अगर डिस्टेंस जो है उसे डबल कर दिया जाए, यानी जो r था वो अब 2r हो जाएगा, ठीक। एंड इंडिविजुअल चार्जेस आर ऑल्सो डबल, जो आपके जो चार्जेस थे वो भी डबल कर दिए गए, 2q1 और 2q2। तब व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम, जो उनके बीच में जो फोर्स है उनको क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, फोर्स में क्या चेंज आएगा कि q1 q2 की जगह पे रखेंगे 2q1 2q2, 2q1 2q2, r स्क्वायर की जगह पे 2r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कि ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, देखो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो अब 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये थी आपकी बिफोर वाली कंडीशन इनिशियली, और ये है आपकी आफ्टर वाली कंडीशन। तो देखो बिफोर और आफ्टर में जो फोर्स आ रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एकदम सेम है, एग्जैक्ट है, डिट्टो हैं। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन है रिमेन्स चेंज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो कोई कुछ वैल्यू नहीं, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप देखो चार्ज भी डबल कर रहे हो और डिस्टेंस भी डबल कर रहे हो, तो आपका रेशियो मेंटेन रह रहा है। अगला देखो, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतना से लिख दिया है, अब आपको ये 4 स्टेटमेंट्स दे दी गई, तो इन चारों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी उस पे आपको टिक मार्क लगाना है, ठीक है। तो कभी कभी मिस एमसीक्यूज में ये भी एक दिक्कत आती है कि आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो कि उस क्वेश्चन में आपको मतलब करना क्या है, मतलब किस आंसर जो सही है वो किस बेसिस पे हम सही मान लें। तो यहाँ पे ये समझना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट हो, ठीक, इस अपर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में, तो उसी पे हमले को टिक मार्क लगाना है, वही अपना सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन पढ़ो, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, दूसरा है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल, द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे बेसिक देखो, सबसे पहले समझ लो एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना क्या होता है, प्लस ई होता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस ई, ठीक। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ये एक प्रोटॉन रखा गया है, एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है। तो देखो दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे गए हैं, यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे देखो पहला है कि द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन देम विल बी इक्वल। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फोर्सेस बोला गया है, इसका मतलब है कि फोर्सेस विद द डायरेक्शन, यानी जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन, वो दोनों इक्वल होगा। अब इस पे गौर करो, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मतलब देखो इस पे जो भी डायरेक्शन होगा और इस पे जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक चार्ज आपका पॉजिटिव है, एक चार्ज आपका नेगेटिव है, तो दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, तो दोनों पे डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का ऑपोजिट होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत, ठीक। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल, ये जो सेकंड पॉइंट है, जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल। ये तो भाई बिल्कुल सही है, अगर ये डिस्टेंस r पे रखा गया है, ये डिस्टेंस r पे रखा गया है, तो अगर फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो E इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक चार्ज हो गया E, एक चार्ज हो गया E और एक चार्ज हो गया Q। तो E और Q में जो आपका जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होगा, क्योंकि दोनों में चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये मेरे को सही लग रही है। अब देखो एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, ये दोनों गलत हैं। आपका जो सही आंसर है वो यही है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल। तो इसमें आपका देखो क्योंकि चार्जेस इनके सेम है और मैग्नीट्यूड यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये सब मेंशन नहीं था कि आपका जो इसका मैग्नीट्यूड वगैरह है, तो वो सब मेंशन नहीं था कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, और तो इसमें यहाँ पे हम लोग ले रहे थे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ले रहे थे,
यहाँ पे आपका साफ साफ मेंशन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर ही होता है, क्योंकि दोनों का चार्ज की वैल्यू क्या है, बराबर, एक प्लस ई है एक माइनस ई है, लेकिन जो ई की वैल्यू है वो तो बराबर है ना भाई। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, बिल्कुल गलत। पहले तो यहाँ पे डायरेक्शन भी इंक्लूड हो रहा है, तो डायरेक्शन दोनों का इक्वल नहीं है। आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल, ठीक है। इसका मास अलग होता है, इसका मास अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मतलब एक का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, ठीक, तो इक्वल नहीं होगा। तो यानी सबसे सही आंसर क्या है आपका, ये बी, बी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, अगला क्या है, when the relative permittivity of a medium is increased, the force between the two charges placed at a given distance apart. क्या मतलब है, relative permittivity of the medium is increased, the force between the two charges placed at a given distance apart increases, decreases, remains same, none of the above. अब देखो relative permittivity क्या होता था, K was relative permittivity, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते थे, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते थे, ठीक है। तो कह रहा है कि ये वैल्यू क्या करी गई है, इंक्रीज करी गई है। तो इंक्रीज करी गई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, वो भी बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। तो फॉर्मूला लिखो, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता था जब भी आपका फोर्स मीडियम में हो रहा होता था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसमें कोई चेंज नहीं। अब आपका कह रहा है कि ये जो K की वैल्यू है ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये देखो K किस में है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो न्यूमरेटर घटेगा। तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने बढ़ाई तो हमारा जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, घटेगा, ठीक है। तो यानी देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ाओगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंक्रीज करोगे तो आपका जो फोर्स है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, बी, है ना भाई। हाँ जी, इसके बाद ख़त्म, बाय बाय टाटा, है ना। इसके बाद और कुछ नहीं है, इतना ही था। तो देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा क्या था, ये अपना पहला लेक्चर था। ऐसे ही हम लोग और करते रहेंगे, टाइम टू टाइम प्रॉपर आपका इस पे आपको समझ में आता रहेगा, मिलता रहेगा। एलेक्सा भी बोल रही है कुछ ना कुछ। तो यही चीज़ें थी, यही आपको था कि ये पहले थ्योरी करेंगे फिर एमसीक्यूज करेंगे, तो ऐसे ही करते करते अपन पूरा ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें थी, बेसिक आपको मालूम ही है, पर अगर ऐसे करते रहोगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, है ना। तो भाई समझ में आया हो तो लाइक मारना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। तब तक के लिए यू नो इट, ख़त्म, बाय बाय टाटा, गुड नाइट।